अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बेटा आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वीडियो में हम जेनेटिक्स जो है बेटा 1 घंटे में या 1 घंटा 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा बेटा हम पूरे जेनेटिक्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बेटा जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो होंगे, और उसके बाद मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करेंगे, और बेटा थोड़ा बहुत हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स की, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेटा जेनेटिक्स जो है उसमें पहले शुरुआत होती है टर्मिनोलॉजीज से, बट बेटा मुझे एज सच कोई क्वेश्चन वहां पे नजर नहीं आता है, तो मैं सीधे आ रहा हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। जैसा कि बेटा आपको नाम ही बता रहा है मोनो हाइब्रिड। बेटा आपको पता होगी, अभी तक आपने पढ़ा है कि जब भी आप कोई क्रॉस लेते हो जेनेटिक्स में, आपको पता होगी बेटा हम दो पेरेंट्स को लेते हैं, ठीक है, और बेटा उनको क्रॉस कराते हैं। और याद आपको ये चीज रखना है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम एक कैरेक्टर की बात करते हैं। यहां पे बेटा स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स है। कैरेक्टर कुछ नहीं है बेटा, हमारा फीचर है। कोई भी मेरी बॉडी का फीचर जो है दैट्स अ कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट जो है दैट्स ए करेक्टर, मेरी आंखों का कलर जो है बेटा दैट्स ए करेक्टर, मेरे बालों का कलर जो है बेटा दैट्स ए करेक्टर, ठीक है, मेरा बोलने का अंदाज जो है दैट्स ए करेक्टर। सो जो भी फीचर्स मुझ में है उनको हम करेक्टर्स बोलते हैं। और यहां पे बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि हमें प्लांट्स की बात करनी है, हमने यहां पे बेटा एक करेक्टर को लिया है दैट्स प्लांट हाइट। सो प्लांट हाइट इज अ करेक्टर। सो याद रखेंगे बेटा हमने खाली एक कैरेक्टर यहां पे लिया है। मैंने यहां पे टॉल लिखा है और डिवार्फ लिखा है, सर ये तो दो है। बेटा आपको पता है जैसा कि हमारी बॉडी में, अगर आपको पता होगी जो जीन्स होते हैं बेटा, उनके जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं उनको बोलते हैं अलील्स, है कि नहीं। इसी तरीके से बेटा जो कैरेक्टर है, अगर मेरा कैरेक्टर है प्लांट की हाइट, इसमें बेटा दो कंट्रास्टिंग ट्राइट्स होंगे। कहने का मतलब इसके दो ट्रेट्स होंगे। अगर हाइट है तो बेटा एक ट्रेट इसका टॉल है, दूसरा ट्रेट इसका डिवार्फ है, ठीक है। ये वैसा ही किस्सा है बेटा, अगर आपके पास एक कॉइन है और उस कॉइन के आपके पास बेटा आप इसको टॉस करते हो, या तो हेड आता है या तो टेल आता है। इसी तरीके से आपके पास अगर कोई जीन है, उसके बेटा दो अलील्स होते हैं, और यहां पे अगर आपको कैरेक्टर है प्लांट हाइट, इसके दो ट्रेट्स होंगे, एक तो टॉल दूसरा डिवार्फ। अब टॉलनेस में तो बेटा जैसा कि आपको पता है, ये बेटा प्लांट की हाइट अगर आप लेते हो, इसके दो आपके पास बेटा ट्राइट्स है, ठीक है, एक तो है टॉल दूसरा है डिवार्फ, ठीक है। अब बेटा आपको इतना भी पता होगी कि टॉलनेस में भी अब होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का कंसेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप बेटा सेम लेटर में कैपिटल टी लिखोगे तो ये होमोजाइगस है। इस वक्त मैं डिटेल में नहीं जा सकता हूं। और अगर मैं बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी लिखूंगा तो ये हेटेरोजाइगस है, डिफरेंट मींस हेटेरो, राइट। अब बेटा यहां पे आ जाइए। सो अगर आपको फॉर एग्जांपल पेरेंट्स लेने हैं, जब भी आप कोई क्रॉस करते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, आपको एक शाबाश बेटा होमोजाइगस पेरेंट लेना होगा और दूसरा पेरेंट भी आपको होमोजाइगस लेना होगा। लेकिन ख्याल रखना है एक ही कैरेक्टर स्टडी करना है, तो आपको दो ट्राइट्स लेने हैं खाली। अगर मुझे दो कैरेक्टर्स को स्टडी करना होता तब मुझे चार ट्राइट्स लेने होते, ठीक है बेटे। सो मैं यहां पे दो ट्राइट्स ले रहा हूं, एक तो टॉलनेस और दूसरा डिवार्फनेस। अब इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जरा इसके गमिट्स निकालो, दिस इज कैपिटल टी दिस इज स्मॉल टी, है कि नहीं। गमिट्स तो बेटा 2 रेज़ पावर n फार्मूला अगर आपने पढ़ी है, 2 रेज़ पावर n फार्मूला क्या बोलती है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दो बेटा यहां पे अगर आप देखोगे ये होमोजाइगस एलील्स है, अगर हेटेरोजाइगस होता तो ये 2 रेज़ पावर 1 आता, n मतलब हेटेरोजाइगस, तो ये दो गमिट्स आते हैं। और ये 2 रेज़ पावर n यहां पे कोई हेटेरोजाइगस दिख ही नहीं रहा है, तो 2 रेज़ पावर 0 इट्स इक्वल टू 1 गमिट। सो यहां पे एक निकलेगा कैपिटल टी, और यहां पे भी एक स्मॉल टी। और उसके बाद बेटा इनका आप फ्यूज कर रहे हो, और यहां पे आपको जाइगोट जो बन रहा है दैट्स कैपिटल टी स्मॉल टी। और बेटा ये जनरेशन जो बनेगी ये सारी की सारी कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, मतलब इट्स हेटेरोजाइगस। आई रिपीट, ऊपर से आपने दो पेरेंट्स लिए, टॉल डिवार्फ, एक मतलब आपने एक कैरेक्टर लिया और उसके दो ट्राइट्स हैं, टॉल है बेटा और डिवार्फ है, इनको आपने क्रॉस कराया, आपके पास F1 जनरेशन में तमाम प्लांट्स टॉल बने, हर कोई प्लांट टॉल है। बट व्हाट उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बेटा याद रखनी है कि सारे हेटेरोजाइगस है। उसके बाद जब आप बेटा F2 जनरेशन प्रोड्यूस करोगे, यहां पे बेटा आपके पास F2 जनरेशन है, तब आप इनको आपस में क्रॉस कराओगे, जिसको आप सेल्फिंग बोलते हो। कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ आप क्रॉस कराओगे,
और वहां पे बेटा आपको फिर बनेगी F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन की जब आप बात करते हो बेटा, यहां पे आपको क्या कर रहा है, देखो यहां पे गमीट्स अलग अलग निकलेगी। सर यहां पे क्यों एक ही गमीट निकली और यहां पे दो गमीट्स निकले? बेटा वजह है 2 रेज़ पावर n। देखो ये हेटेरोजाइगस है, तो 2 रेज़ पावर n आएगा 2 रेज़ पावर 1, तो यहां पे दो गमीट्स बनेगी जैसा मैंने यहां पे दिखाया आपको। 2 रेज़ पावर n मतलब 2 रेज़ पावर 1 यहां पे, सो कैपिटल T स्मॉल t। इसीलिए मैंने इस तरफ लिखा एक कैपिटल T और यहां से स्मॉल t, ठीक है। और फिर बेटा यहां पे दूसरा पैरेलल भी क्या होगा, सेम, क्योंकि सेल्फिंग कर रहे हो, तो बेटा कैपिटल T स्मॉल t। और आपके पास जो बेटा यहां पे ये पुनेट स्क्वायर है, इसमें आपके पास ये देखो बेटा ये टॉल है, ये देखो बेटा ये टॉल है, ये देखो ये टॉल है, लेकिन ये ड्वार्फ है। तो इसीलिए फिनोटिपिक रेशियो जो आपको बाहर से नजर आए, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। और इसी तरीके से जीनोटिपिक रेशियो जो है, जीन्स के हिसाब से कैपिटल T स्मॉल t, जेनेटिक मेकअप के हिसाब से कैपिटल T कितने, 1, कैपिटल T स्मॉल t कितने, 2, स्मॉल t कितने, 1, सो 1:2:1। दैट्स इट बेटा, इतना आपको एग्जाम में लिखना है। क्या अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी करते हो, एक कैरेक्टर को आप लेंगे और एक कैरेक्टर में आप बेटा 2 ट्राइड्स को लेते हैं, टॉल ड्वार्फ, इसके बाद बेटा आपको कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t को लेना होगा, फिर जाके गमीट्स, फिर F1 जनरेशन, फिर उनको बेटा आपस में क्रॉस, और आपके पास F2 जनरेशन, फिर ऐसे पुनेट स्क्वायर में आएगी। फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। लेकिन बेटा इस क्रॉस का एक फायदा है। फायदा क्या है, यहां पे अगर आप गौर से देखोगे बेटा, मैंने लिखा है टॉल, इससे हमें 2 लॉज साबित हुए। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस की जब आप बात करते हो, सबको ये पता है बेटा, जैसे आपको पता है कैपिटल T स्मॉल t जो है, गौर से सुनना, इसमें एक अलील जो है कैपिटल T वाला और स्मॉल t वाला अलील जो है बेटा, आपको ये प्लांट टॉल नजर आ रहा है, मिक्सड नजर नहीं आ रहा, ये टॉल है। दैट मींस ये इस कैपिटल T का बेटा असर दिखा रहा है। कहने का मतलब ये अलील जो है बेटा, ये इसके एक्सप्रेशन को रोक रहा है। ये अलील जो है कैपिटल T, इसको मास्क कर रहा है। सो एक अलील जो दूसरे अलील के इफेक्ट को मास्क करता है, उसको आप बोलते हो डोमिनेंट अलील। और वो अलील जो बेचारा कमजोर होता है, जो मास्क हो जाता है, उसको आप बोलते हो रिसेसिव अलील। ठीक है, सो ये बेटा डोमिनेंट अलील है और ये रिसेसिव अलील है। सो इसी लॉ को बेटा हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हो, जो आपकी F1 जनरेशन होती है, वो बेटा हमेशा डोमिनेंट वाले का होता है। यहां पे मैं टॉल बताऊंगा, लेकिन अगर ये बेटा सीड की शेप होती राउंड और रिंकल्ड में, तब ये राउंड सारे बनते। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट अलील बेटा दूसरे रिसेसिव अलील को एक्सप्रेस करने नहीं देता है, और बेटा इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ये इस लॉ को बेटा हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस अलील को जो दूसरे अलील के इफेक्ट को मास्क करेगा, इसको हम बोलेंगे डोमिनेंट अलील। जो बेचारा मास्क हो जाएगा, उसको आप बोलोगे रिसेसिव अलील। ठीक है बेटा, खाली आप एक जगह कंफ्यूज होगे, जब आप पढ़ोगे कोई भी किताब, आप वहां पे पाओगे फैक्टर्स ऑकर, देयर आर सम डिस्क्रीट यूनिट जिन्हें हम फैक्टर्स बोलते हैं। ये फैक्टर कुछ नहीं बेटा, ये जीन है। मेंडल ने फैक्टर्स जो है फैक्टर नाम दिया था जीन के बदले। ठीक है, जीन टर्म अगर आपको पता होगी जोहानसन ने दी थी, और बेटा फैक्टर नाम दिया था मेंडल ने। बस इतनी फर्क है, उन्होंने फैक्टर्स को लगाया और आप कंफ्यूज हो जाते। सो वहां पे लिखकर होगा एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को एक्सप्रेस करने नहीं देता, वो डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट अलील होता है, डोमिनेंट जीन होता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर जो है वो दूसरे अलील जो बेचारा एक्सप्रेस नहीं होता, दैट्स रिसेसिव। उसने फैक्टर्स में बात की, बस इतनी परेशान। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस अब आपको समझ में आएगा। आप कहीं भी लिख सकते हो, जब भी आप कोई भी क्रॉस करते हो, एक अलील जो है दूसरे अलील के इफेक्ट को मास्क करता है, डोमिनेंट अलील। जो बेचारा मास्क होता है रिसेसिव अलील। दिस फिनोमेनन लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसके बाद बेटा आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, ये यहां पे आपके पास, इसी पे मैं दोनों दिखाऊंगा। जब आपको F1 जनरेशन बनानी थी, जब आपको बेटा गमीट्स बनाने थे, तब क्या हुआ? क्या ये दोनों अलील एक साथ गए? ना बेटा, ये दो अलील सेपरेट हुए। दीज टू अलील्स जो है ये बेटा सेपरेट हुए या सेग्रीगेट हुए। ठीक है, जब भी बेटा एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन ये जो अलील्स है ये सेपरेट होते या सेग्रीगेट होते, इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पे भी आप देखिए बेटा, यहां पे आपको खास तौर पे नजर आएगा, ये दो अलील्स थे ना, और ये दो अलील्स एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन सेपरेट हुए, सेग्रीगेट हुए। इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ को आप बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ गमीट फॉर्मेशन बेटा ये जो अलील्स होते हैं ये सेग्रीगेट होते हैं, ये सेपरेट होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, और इसी लॉ को आप बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
तो ये था बेटा आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इतना याद रखना, फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। ठीक है, फिर आप कोई भी ले लो बेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे टॉल मिटा के लिखता राउंड, तब क्या होता? कुछ नहीं, आपको आर लिखना था। ठीक है, आपको आर लिखना था। अगर मैं यहां पे ड्वार्फ मिटा के लिखता रिंकल्ड, तब आपको यहां पे स्मॉल आर लिखना था। फिर बेटा यहां से एक आर लो, ठीक है, यहां से दूसरा स्मॉल आर लो, तो यहां पर फिर F1 जनरेशन क्या बनती? कैपिटल और स्मॉल आर। क्या ये प्लांट, सारे के सारे प्लांट जो थे F1 जनरेशन में, ये कैसे होते हैं? राउंड, क्योंकि ये बेटा यहाँ पे डोमिनेंट होगा और हेटेरोजाइगस। फिर आप इनको क्रॉस कराते, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर होता, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, सेल्फिंग। फिर बेटा यहाँ पे कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग, यहाँ पे कैपिटल आर अलग, स्मॉल आर अलग। फिर बेटा यहाँ पे कैपिटल डी के बदले कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी के बदले कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर। फिर जाके रेशियो फिर से होता 3:1, लेकिन 3 राउंड 1 रिंकल्ड। जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 टाइम्स और स्मॉल आर 1। काफी तेज जा रहा हूं क्योंकि ये काफी बेसिक्स है, ये तो एटलीस्ट आपको पता होगा। अब बेटा मुझे बात करनी है डायहाइब्रिड क्रॉस की, हाइब्रिड क्रॉस की। डायहाइब्रिड क्रॉस की अब हमें बात करनी है, और इसमें बेटा आपको सिंपली पता है, इसमें हम 2 कैरेक्टर्स लेते हैं। अगर वहां पे 1 कैरेक्टर लेते थे मोनो हाइब्रिड में, यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स लेंगे। और इसी तरीके से इसमें हम 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्राइड्स की बात करेंगे। वहां पे अगर हम 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्राइड्स की बात करेंगे, तो डायहाइब्रिड है ना, यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्राइड्स की बात करेंगे। अब यहाँ पे कैरेक्टर कितने हैं? 2। क्या क्या सर? एक कैरेक्टर आपको पता होगी बेटा, यहाँ पे मैंने एक तो प्लांट की हाइट ली है, शाबाश, और इसके साथ साथ मैंने सीड की शेप ली है। आपने अभी देखा इससे पहले, प्लांट की हाइट जब हम लेते हैं, प्लांट की हाइट में आपके पास 2 कैरेक्टर्स होते हैं, टॉल एंड राउंड। और सीड की शेप में आपको पता होगी 2 कैरेक्टर्स होते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, सॉरी 2 ट्राइड्स होते हैं। कैरेक्टर तो 2 ही है, लेकिन ट्राइड्स 4 आए ना। सुनो फिर से, ये प्लांट की हाइट जो है 1 कैरेक्टर है, ट्राइड्स 2 है, टॉल एंड डवार्फ। ये सीड की शेप है, 1 कैरेक्टर है, ट्राइड्स 2 है, क्या क्या? राउंड एंड रिंकल्ड। अब बेटा जब आप यहां से गमीट्स निकालोगे 2n के हिसाब से, इसको सिर्फ आप ट्रीट करो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये अलग 2 मिनट के लिए। अगर आप बेटा यहां पे 2n फॉर्मूला लगाओगे, एक गमीट निकलेगा कैपिटल टी, है ना। और अगर आप यहां पे भी 2n फॉर्मूला लगाओगे, 2 is 1, यानी एक गमीट निकलेगा r। सो ये tr जो है एक गमीट है। और यहां से बेटा सिमिलरली स्मॉल t स्मॉल r। और उसके बाद जो आपके बाद, इसके बाद फ्यूजन के बाद बेटा जो आपके पास क्या बनेगा? F1 जनरेशन, दैट्स कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। यानी जो पेरेंट था टॉल राउंड बराबर वैसा ही है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस है। फर्क इतना, जैसा वहां पे अभी तक सेम वही चल रहा है, खाली डबल। अगर वहां पे मोनो हाइब्रिड था, यहाँ पे डायहाइब्रिड है। सो अब जाके बेटा आपको फिर जाके इनकी गमीट्स निकाले, और यहां पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा। तो बेटा इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूं, जिससे आप काफी जल्दी ये गमीट्स निकाल सकते हो। अगर ये कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r है, आपको इतना देखना है, अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो आपको सिंपली एक फोक बनाना है। बेटा ऐसा सिस्टम है ये फोक का, ठीक। सो आपको एक ऐसा वी जैसा बनाना है, उल्टा वी, ऐसा साइड में भी। और अगर ये हेटेरोजाइगोट है तब, अगर होमोजाइगोट है तब स्ट्रेट लाइन। अब देखिए बेटा, ये जो वी है, इसमें मैं ऊपर लिखूंगा कैपिटल T, नीचे लिखूंगा स्मॉल t। इसके बाद आप आगे जाओ, क्या ये बेटा फिर से जाके हेटेरोजाइगोट है कि होमोजाइगस है? इट्स हेटेरोजाइगस, तो फिर से जाके वी बनेगा, और आपको फिर से यहाँ पे कैपिटल R स्मॉल r लिखना होगा, यहाँ पे भी कैपिटल R स्मॉल r। ये आपकी गमीट्स है बेटा, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r। तो यही गमीट्स मैंने बेटा इस तरफ से लिखे, और यही गमीट्स मैंने इस तरफ से लिखे। क्यों? क्योंकि वो आपस में सेल्फिंग करनी है, तो यहाँ से एक पेरेंट और यहाँ से एक पेरेंट। सो यहाँ से जो गमीट्स निकलेंगे, कैसे निकालेंगे सर? बेटा बहुत आसान है। अगर आप वी सिस्टम हमेशा लोगे, अगर हेटेरोजाइगस है तो आप वी कैपिटल T स्मॉल t, फिर से हेटेरोजाइगस कैपिटल R स्मॉल r, फिर से हेटेरोजाइगस कैपिटल R स्मॉल r, खत्म। कैपिटल R स्मॉल r, इसी तरीके से स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल। यही तो गमीट्स यहाँ पे भी आ रहा है, और यही गमीट्स यहाँ से भी आएंगे। और फिर बेटा कुछ नहीं, आपको ये बुलेट स्क्वायर बनाना है, और आपके पास ये सारी चीजें खुद ही निकल के आएंगी। अब इसमें भी आप एक ट्रिक लगा सकते हो बेटा, आप एक गिन के भी देख सकते हो। ये जो टॉल राउंड होंगे आपके 9 होंगे, लेकिन इसको मैं ऐसे याद रखूंगी, एक ट्रायंगल बनता है ऐसे एक ट्रायंगल बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ऐसा ट्रायंगल बनता है, ऐसे लाइक जैसा ऐसे। ये बेटा आपके पास सो टॉल रिंकल 9। इसी तरीके से बेटा जो आपके पास ड्वार्फ राउंड होंगे, वो आपके पास बेटा 3 होंगे।
इसी तरीके से बेटा जो आपके पास ड्वार्फ रिंकल्ड होगा वो खाली एक होगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो आपके पास बेटा टॉल और रिंकल्ड होगा वो भी खाली एक होगा। तो इसीलिए रेशो 9:3:3:1। इसको भी आप ट्रिक से निकाल सकते हो। अगर आपके पास रेशो था 3:1 किसका, मोनोहाइब्रिड का, मोनोहाइब्रिड को अगर मैं रेज्ड पावर 1 लिखूं तो यहां पे अगर आपको डायहाइब्रिड लिखना है तो उसको बताओ ऊपर रेज्ड पावर क्या चढ़ेगा। अगर ये n होगा ऊपर फॉर एग्जांपल, n का मतलब कौन सा हाइब्रिड है बताओ, मोनोहाइब्रिड तो 1, तब तो 3:1 ही रहेगा। लेकिन अगर ये डायहाइब्रिड है तब 3:1 रेज्ड पावर 2, कहने का मतलब 3:1 यहां पे 3:1 यहां पे, दो बार ब्रैकेट, 3 3 9, फिर 3 1 3, 3 1 3, 1 1 1 खत्म, 3 9:3:3:1। सो ऐसी चीजें बेटा आपको खुद भी आएंगी। बट प्रॉब्लम इज वन थिंग, आपको इतना याद रखना डायहाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, यहां पे प्रॉब्लम होती है। फिर आप कुछ भी ले लो बेटा, कुछ भी ले लो। और फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और तरीका इसी का दिखाऊंगा लेकिन दूसरे फॉर्म में, जिससे आपको आसानी होगी। देखिए अब आप बेटा कोई भी किताब पढ़ो या इंस्टेंट नोट्स पढ़ो, काफी जल्दी आपका ये चीज हो जाएगा। रेशो 9:3:1 याद रखना। चलिए अब देखिए यहां पे अगर मैं पेरेंट्स इस बार ले रहा हूं, मैं सपोज राउंड येलो का कंसेप्ट ले रहा हूं। राउंड येलो क्या है, राउंड येलो कहने का मतलब बेटा दो कैरेक्टर्स को मुझे लेने हैं। एक तो मैं सीड की शेप ले रहा हूं और साथ में मैं क्या ले रहा हूं, और मैं ले रहा हूं बेटा सीड का कलर। तो सीड शेप में कितने कैरेक्टर्स, दो, क्या क्या, राउंड एंड रिंकल्ड, है ना। और बताओ यहां पे क्या कैरेक्टर्स आएंगे, दो, राउंड, यहां पे राउंड येलो है और इसके बाद होगा रिंकल्ड ग्रीन। जीनोटाइप के हिसाब से अगर आप देखेंगे इट विल बी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, क्योंकि होमोजाइगस है बेटा। स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। काफी तेज जा रहा हूं, इस वक्त इतना टाइम नहीं है कि हम बेसिक्स से शुरुआत करें, मैं वन शॉट में इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। सो अब जाके आपके पास यहां से बेटा आएगा कैपिटल आर, यहां से कैपिटल वाई, खत्म। यहां से स्मॉल आर, यहां से स्मॉल वाई, ये इसी के साथ खत्म। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां से परेशानी होती है बच्चों को, ये F1 जनरेशन है। अब कैसे करोगे, कुछ नहीं बेटा, एक V बनाओ, बताओ यहां पे कैपिटल आर, यहां पे स्मॉल आर, फिर से V बनाओ कैपिटल वाई, यहां से स्मॉल वाई, फिर से बनाओ कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बताओ कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फिर आप यहां से लिखो बेटा और यहां से ऊपर से लिखो, आपका डायहाइब्रिड हो सकता है। सर कैसे हम रेशियोज निकालें, 3:1 रेज पावर n, मोनोहाइब्रिड में रेज पावर 1, डायहाइब्रिड में रेज पावर 2, 3:1 रेज पावर 2, दैट्स 9:3:3:1। सर जीनोटाइपिक रेशियो का क्या करें, सेम 1:2:1 को रेज पावर n, मोनोहाइब्रिड होगा तो रेज पावर 1, डायहाइब्रिड होगा तो रेज पावर 2। अगर आप रेज पावर 2 करोगे बेटा इसको, ये रेशियो आएगा 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। देख सकते हो बेटा। अब डायहाइब्रिड क्रॉस के साथ जैसे मैंने वहां पे दो लॉज आपको सिखाए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखिए बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब आप बात करते हो, इसका मतलब जब भी अलील सेग्रीगेट होते बेटा वो इंडिपेंडेंटली होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर ये राउंड है, इसको कोई गर्ज नहीं कि हमेशा येलो के साथ रहेगा, नहीं, ये तो कॉम्बिनेशन ग्रीन के साथ भी दिखा सकता है। आगे जाके आपने नीचे देखा, या तो ये बेटा कॉम्बिनेशन रिंकल्ड के साथ राउंड ग्रीन के साथ भी दिखा सकता है, इसी तरीके से येलो कलर जो है किसी के साथ भी बेटा ज्वाइन हो सकता है। सो अलील जब सेग्रीगेट हो रहे हैं, इनके एक दूसरे पर कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये जहां जाएगा वहीं मैं जाऊंगा, नहीं। जस्ट लाइक दैट लिंकेज फिनोमेनन, ठीक है, हालांकि एक्सेप्शन है। लिंकेज का क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल ये एक, फॉर एग्जांपल आपके पास बेटा ये कोई एक डीएनए का सेगमेंट है या क्रोमोसोम्स है, इसमें सपोज सारे जीन्स हैं, यहां पे 1 2 3 4 10 जीन्स हैं, तो जहां पे क्रोमोसोम जाएगा या जहां पे एलील्स जाएंगे वहीं पे तो ये सारे जाएंगे ना। फॉर एग्जांपल मैं किसी बेटा एरोप्लेन में सफर कर रहा हूं, जहां पे पूरा जहाज जाएगा वहीं पे तो मैं भी जाऊंगा ना, क्योंकि हम सारे जितने भी पैसेंजर्स होंगे सारे वहीं पहुंचेंगे। सो ये वही सिस्टम है बेटा, यहां पे कोई लिंकेज नहीं है, इसके कंसेप्ट में कोई लिंकेज नहीं था। ये बोलता था यहां पे जो कॉम्बिनेशन है, जो भी कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल है। राउंड रिंकल्ड के साथ भी मिल सकता है, राउंड ग्रीन के साथ भी मिल सकता है, येलो इसके साथ भी मिल सकता है, ये इसके साथ, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है इसके हिसाब से। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही बोलता है। और जब भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आप पहले डेफिनेशन लिखोगे कि यहां पे एलील्स ही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं।
कोई डिपेंडेंस नहीं होती है। उसके बाद आप नीचे बेटा डायहेब्रिड क्रॉस का बस वो पुनेट स्क्वायर बनाओगे, दैट्स इट। उससे बेटा आपके मसाइल हल हो जाएंगे। सो ये आपके पास बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात खत्म। अब बेटा मैं रुक करता हूं एक और छोटे से क्वेश्चन की, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। उसकी थोड़ी बात करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए बेटा टेस्ट क्रॉस क्या है। सो बेटा अब हम बात करेंगे एक तो प्लेयोट्रॉपी की और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। देखिए बेटा प्लेयोट्रॉपी क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपको पता होगी एक जीन जो है बेटा मेरी बॉडी का, वो जनरली किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल, एक जीन है कि नहीं। सो वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, कोई परेशानी। फॉर एग्जांपल मेरी आंखों का कलर है, इसके लिए कोई जीन होगा। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे फॉर एग्जांपल बालों का जो कलर है उसके लिए कोई जीन होगा। इसी तरीके से वन जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। बट व्हाट हैपेंस बेटा, अगर एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने लगे तो बेटा अगर एक जीन जो है वो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ऐसे जीन को बेटा आप नाम दोगे प्लेयोट्रॉपिक जीन। प्लेयोट्रॉपिक जीन। सो प्लेयोट्रॉपिक जीन कोई भी ऐसा जीन है बेटा जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और इस फिनोमेनन को बेटा हम नाम देते हैं प्लेयोट्रॉपी। सो प्लेयोट्रॉपी में क्या होता है, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इस प्रोसेस को बेटा या इस फिनोमेनन को आप नाम देते हो प्लेयोट्रॉपी। आपके पास जो बेटा मेन एग्जांपल इसमें दैट्स फिनाइलकेटोन्यूरिया। आपको पता होगी अगर आपने पढ़ा है बेटा कहीं पे, फिनाइलकेटोन्यूरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, जेनेटिक डिसऑर्डर है बेटा, इट्स ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, जहां पे क्या होता है एक पेशेंट में फिनाइल एल्निनिक अमीनो एसिड है, उसके लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी लेवल्स हद से ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इसकी लेवल्स बेटा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको डिटेल में पढ़ोगे आगे क्यों, लेकिन बेटा जब उसकी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो इसको इस बच्चे में एक प्रॉब्लम करती है, मेंटल प्रॉब्लम्स करती है, उसके न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करती है। ये तो एक मसला है बेटा। सो अगर आप इस जीन की बात करोगे जो इस फिनाइल एल्निन को मेटाबोलाइज करने के लिए जरूरत लगता है, यहां पे जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एल्निन हाइड्रोक्सिलेज जीन। काफी तेज जा रहा हूं क्योंकि इस पर हमें ज्यादा बात नहीं करनी है, आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। ये जो पीएच जीन है ये क्या करता है, ये फिनाइल एल्निन को धीरे धीरे करके मेटाबोलाइज करता है। लेकिन अगर इस जीन की म्यूटेशन होती है तो बेटा फिनाइल एल्निन की लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब इसकी लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है बेटा, ये ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। और जब आपकी ब्रेन सेल्स में यूजुअली बेटा न्यूरॉन्स को अटैक करता है, इसकी वजह से मेंटल प्रॉब्लम होती है। तो मेन एक कैरेक्टर मेंटल प्रॉब्लम। इसके साथ साथ इस पेशेंट में बेटा ग्रेश हेयर होते हैं, इसके साथ साथ इस पेशेंट में बाकी प्रॉब्लम्स होती है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ इस पेशेंट में यूरिन जो है बेटा वो भी डिफरेंट बेटा ग्रीन कलर का बन जाता है अगर आप डिफरेंट केमिकल से उसको ट्रीट करते हो, जैसे फेरिक क्लोराइड्स। सो काफी कैरेक्टर्स है बेटा। ये एक जीन है पीएच, ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इट्स प्लेयोट्रॉपी, इट्स अ प्लेयोट्रॉपिक जीन। इसी तरीके से स्किल सेल एनीमिया में अगर आपको पता होगी, वहां पे बेटा स्किल सेल आरबीसीज बन जाती है, आरबीसीज की शेप ही चेंज हो जाती है बेटा, वो स्किल शेप्ड बन जाती है। और जब आरबीसी स्किल शेप्ड बन जाती है, मेजर कंडीशन जो बेटा इसमें प्रॉब्लम होती है वो हीमोलिटिक एनीमिया है। ब्लड वेसल्स में आरबीसी फंस जाती है और उनके खिलाफ फैगोसाइटिक रिएक्शंस होती है, और बेटा ब्लड जो है वो बहुत कम होता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है, और हीमोलिटिक एनीमिया मेन प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद बाकी और भी प्रॉब्लम्स इस पेशेंट में होती है, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं, दैट्स व्हाई प्लेयोट्रॉपी। नाउ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, इसके बराबर बेटा अपोजिट आप मान लो एक हिसाब से। यहां पे तो एक कैरेक्टर एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता था। क्या होगा बेटा अगर बहुत सारे जीन्स जो है, जीन नंबर 1, जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, जीन नंबर 4, वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करना स्टार्ट करे, तो इस फिनोमेनन को आप बोलते हो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हेन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन्स, इसको आप बोलते हो बेटा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो है इसमें सबसे बड़ी बात जो है, इसको हम कभी क्यूमुलेटिव इफेक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा क्वालिटी नहीं डिसाइड की जाती है, इसमें जितने नंबर ऑफ अलील्स होते हैं उससे बेटा फर्क पड़ता है। ह्यूमन स्किन कलर अगर आप देखोगे इसमें 3 अलील्स होते हैं जनरली ह्यूमन स्किन कलर में, ए बी सी। अगर बेटा आपके पास फॉर एग्जांपल ए बी बी सी सी है, ये 6 अलील्स होंगे, ऑब्वियसली 3 जीन्स है तो 6 अलील्स होंगे। तो ये बेटा सबसे टॉप लेवल पे आ जाता है क्योंकि सारे डोमिनेंट है। अब ये मेलानिन प्रोडक्शन पे डिपेंड होता है।
अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये कैपिटल ए, कैपिटल स्मॉल बी और कैपिटल सी जीन्स जो है मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर कैपिटल ए थोड़ा मेलानिन प्रोड्यूस करता है, स्मॉल ए थोड़ा मेलानिन प्रोड्यूस करता है, कैपिटल सी थोड़ा मेलानिन प्रोड्यूस करता है, और जब ये सारे बेटा प्रोडक्शन करते हैं तो एक इंसान का कलर आ जाता है, स्किन कलर। और स्किन कलर यूजुअली जिनमें ये कंडीशन होती है उनका काफी ब्लैक स्किन कलर होता है, काफी ब्लैक टोन होता है, डार्क होता है। और अगर ये सारे रिसेसिव आ जाए, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी, तब जाके मेलानिन बहुत कम निकलेगा और ऐसे पेशेंट्स वाइट, बहुत ज्यादा वाइट होते हैं। लेकिन आपको दुनिया में सारे काले और सारे सफेद नजर नहीं आते, इनके इंटरमीडिएट्स भी होते हैं, इनमें काफी इंटरमीडिएट्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, सो इस रेंज, ये तो रेंज देखो यहाँ पे मैंने इस ग्राफ में दिखाया है, ये सबसे डार्क वाला है फॉर एग्जांपल, और ये सबसे डार्क वाला और सबसे लाइट वाला है। लेकिन इसके इंटरमीडिएट भी बहुत सारे, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी, इसी तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी कैपिटल सी, इसी तरीके से कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसी तरीके से स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इस तरीके से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल सी। ये आपके पास डिफरेंट यहाँ पे ये चीजें बनेंगी।